बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, बिलाखिर मख्फी क़ुव्वतें मुतहरिक हो गई हैं और वो एक सियासी जिरगे की कोशिश कर रही हैं और उनकी कोशिश है कि जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं उनको किसी भी तरीके से एक मेज़ पर लाया जाए। ताहम नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनको ये फ़ैसला कबूल है या नहीं, या फिर जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका इस मामले में क्या कहना है और क्या उनको ये फ़ैसला कबूल होगा या नहीं होगा, ये इंतहाई जो है वो अहम मामलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गई है और वो भी उस वक्त मुतहरिक हुई है जब पंजाब असम्बली में एक हैरान कुन तब्दीली रूनुमा हुई और बिल्कुल जो है इसी तरह कि हारे हुए को जो जिताया गया और जीतने वाले को हरा दिया गया। नाज़रीन, ये कोई तारीख पुरानी नहीं है। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ऐसी ही सूरत हाल सादिक संजरानी की जब वो अपना हुई थी, वोटिंग हुई थी, उस वक्त भी हमारे सामने आई थी। और ठीक ऐसी ही सूरत हाल अभी जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उस वक्त भी हमारे सामने आई थी और ऐसी ही सूरत हाल और सेम सूरत हाल, सेम हाथ, सेम खत, सेम लिफाफे और वही सूरत हाल कल हमें पंजाब असम्बली में दिखाई दी। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त पंजाब असम्बली का मामला यानी पंजाब की वजारत आला का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और पीर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद में इसकी समाअत करेगी। अब देखना ये है कि मामला किस तरफ जाता है। यहाँ हैरान कुन बात जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मखसूस जजेस ऐसे हैं जो तकरीबन हर बेंच में होते हैं और उनके फैसले मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके जो अपना हिस्सा हैं या उनकी जो जमातें हैं उनके जो मामला जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो उनके हक में फैसला नहीं होता। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो फैसले हैं ये खुद नहीं लिखते, फैसले इनके लिखे हुए आते हैं। मैं तो इनसे गुजर चुका हूँ, 5-5 साल इन अदालतों में पेश होता रहा हूँ। इस तरह के मामला पहले लोअर कोर्ट्स में हुआ करते थे जहां जो है वो जज पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता था और वो जो केस होता था वो किसी और कोर्ट में मुंतकिल होता था, लेकिन बाद में ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसी तरह से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये सबमिशन करनी चाहूँगा कि हमारे मामलात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा है, क्योंकि ऐसे बेंचेस जिनमें ऐसे जजेस बैठते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जो है वो सजाएं दी, और ये सिलसिला जो है ये वो बेटे से तनख्वाह ना लेने, तनख्वाह ली नहीं है लेकिन ले सकते थे, रिसीवेबल है, कोई ब्लैक डिक्शनरी है, उससे माने निकाल के जो है मियां नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी गई। वो एक ऐसी ही सजा है जैसी पहले भी हमारी अदलिया की तारीख में ऐसी सजाएं हैं कि जिनको जो है वो अवामी सतह पे नहीं, बार की सतह पे भी और अदलिया की सतह पे भी जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। आज तक मैंने किसी वकील को जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो बतौर दलील, बतौर आर्गूमेंट जो है वो पेश करते हुए मैं नहीं सुना। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठती हैं तो फिर इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, सवाल ये है। तो ये सवाल, क्योंकि इसी सवाल को खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही जन्म दिया है। नाज़रीन, इस वक्त जो मामलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही बोए हुए बीज का नतीजा है। याद होगा आपको कि ईवान सदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस अरसाल किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि वो 63A की डेफिनेशन कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की खिदमत हासिल करते हुए या उनकी मामनत के साथ इस केस की मुतअद्दिद हेयरिंग्स की और उसमें मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए और जिसमें जो है वो
उस वक्त के जो अपोजिशन के जो वकला थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो फैसला सुनाने जा रही है या जो उनके रिमार्क्स हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है वो जो भी रुकन असेंबली होगा वो अपने ज़मीर और अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक नहीं चल सकेगा। और एक रुकन असेंबली को जो पार्टी हेड होगा या फिर पार्लिमानी पार्टी का हेड होगा उसके मातहत कर दिया गया है। अगर इसी तरह ही कर दिया गया तो फिर मुस्तकबिल में ये होगा कि ना तो पार्लियामेंट में कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकेगी और ना ही जो है वो अरकान असेंबली अपने ज़मीर को सामने रखते हुए कोई अवाम के अपने हलके या अपने अवाम या इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए अगर कुछ गलत हो रहा हो तो वो बोल सकेंगे। ताहम इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुना दी और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी कायद की मर्जी के खिलाफ वोट देने की सूरत में जो भी रुकन असेंबली होगा उसको डी सीट होना पड़ेगा। उसका नतीजा आपने ये देखा कि पंजाब असेंबली से 20 अरकान असेंबली और मजमूई तौर पर 25 अरकान असेंबली को डी सीट होना पड़ा। मुल्क को दिवालिया होने के किनारे पे ला के खड़ा करने वाला बल्कि दलदल में धकेलने वाला आज कहता है जी, आज कहता है साजिश हुई। और ये कैसी साजिश है कि आइन के अंदर अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है। एक रास्ता है सड़क पे आके हुकूमत गिराओ, एक रास्ता आइन के जरिए निकालो। हमने तो किसी की मदद नहीं ली, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, खुद कहता है न्यूट्रल हुई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई। लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है और उसका नतीजा ये निकला है, उसका नतीजा निकला है ऐसे फैसले आए हैं जो फैसले आइन से मुतसादम हैं। सुने, आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, आइन बनाने का हक, आइन लिखने का हक मोहतरम अदालत को नहीं है। अदालत आइन की तशरीह करेगी, लेकिन 63A पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय है वो राय हम समझते हैं आइन से मुतसादिम है। और अब जब यही मामला पंजाब असेंबली में कल सामने आया तो पंजाब असेंबली में भी यही हुआ और पार्टी के जो हेड थे उन्होंने जो है डिप्टी स्पीकर और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे कल के इंतखाब के उनको एक लेटर अरसाल किया और उसमें वही मौक़िफ़ अख्तियार किया जो सुप्रीम कोर्ट की जो अपना जजमेंट में बताया गया था। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हों या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इश्यूज आते हैं, मसला उनकी इंटरप्रिटेशन का होता है। तो जहां उसकी इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा भी झोल आ जाता है या उसमें कोई मसला आ जाता है तो फिर जो है वो सहाफ़ी या जो भी होते हैं वो उसकी पकड़ में आ जाते हैं या तौहीन अदालत में चले जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैंने जैसे कि पहले कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक मरतबा फिर उनको जो फितना और फसाद फैला रहे हैं और वो जो मुल्क और सलामती के लिए काम कर रहे हैं उन सबको एक ही जगह बिठाना चाह रही है, यानी सियासी इस्तेहकाम के नाम पर। मजबूर अगर इमरान खान में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी को मजबूर कर सके, न वो इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है। हाँ, अगर कोई शख्स अंदर से बदनीयत हो और वो चाहता हो कि मैं कोई एक बहरान पैदा करूं तो उसकी किसी एक धमकी, किसी भड़क, उसको बुनियाद बनाकर पर को परिंदा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है मुल्क के अंदर जी। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर चलती है। मैं भी उनको न्यूट्रल ही देखना चाहता हूँ, अदलिया को भी, फ़ौज को भी, जनरल्स को भी। लेकिन अगर बाज़ वाक़यात से इस किस्म की हमें कुछ खुशबू आने लग जाए तो बाज़ लोग खामोश हो जाते हैं, हम ज़रा बोल लेते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और हम बजा तौर पर एहसास करते हैं, हम बिलावजह एहसास नहीं करते जी। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई चीज़ नहीं है, कोई बहरान ही नहीं है। इदारे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है, खुदा के लिए कुछ बहरान नहीं है जी। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी।
ہم اس کو ایک چٹ کے برابر بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے جی، لیکن اس کو بہو بلا بنا کر نہ پیش کیا جائے ہمارے سامنے جی. ہم اس کے اوقات جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے. ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ اگر ایک بحران پیدا کرنا ہے تو عام آدمی کو بازار میں کھڑا کر دو. ڈرامے بنا کر لوگوں کو ایک ویڈیو بنانا کہ جی اب تو لوگ جو ہے بوڑھے آدمی وہیکل پر بیٹھ کر ان کے جلسے میں آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم تو بھوک مر رہے ہیں، اس قسم کے ڈرامے بازی جو ہے یہ نہیں چلے گی ملک کے اندر جی. بحران میں کون مبتلا کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو، اس پر ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی. میں حضرت کسی کو راضی کرنے کے لیے سیاست نہیں کر رہا. ناظرین، اگر یہی کرنا ہے تو پھر جب عمران خان کی حکومت تھی اور جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی یا پی ڈی ایم کی طرف سے جب تحریک چلائی جا رہی تھی تو اس وقت اس معاملے کو زیر غور کیوں نہیں لایا گیا؟ تو اس وقت ان اداروں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھا دیا جائے؟ لیکن اس وقت تک ایسا نہیں ہوا اور عمران خان سے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے اس کو اقتدار میں رکھا گیا. اور جب ایسی صورتحال بنتی ہے، جب اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ایک ٹوائز سمجھ کے یوز کرنا شروع کرتی ہے، ان کو کھلونا سمجھنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر صورتحال بڑی بھیانک ہو جاتی ہے. اور جس طرح اس وقت ہے، اس وقت اگر سیاسی عدم استحکام کو سنبھالا نہیں جاتا تو پھر ملک کی معاشی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی ہے. اگر ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو پھر سیاسی جو ماحول میں اس وقت گرمی ہے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو ناظرین، اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے اس میں بہت خطرناک اس کے نتائج سامنے آنے والے ہیں، کیونکہ انتہائی جو معتبر ذرائع ہیں، نون لیگ سے کے قریبی ذرائع اور مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر، یعنی چاہے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا موقف صحیح ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بچہ ہے. اگر وہ ان کا لاڈلا بچہ نہ ہوتا تو اس وقت فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلہ اپنا سنا چکا ہوتا. اگر لاڈلا بچہ نہ ہوتا تو الیکشن کمیشن کی اس نے جتنی بھی مرتبہ توہین کی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی کھلم کھلا جس طرح تذلیل کی ہے، تو اس پر اس وقت تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی نہ کوئی ججمنٹ یا کوئی نہ کوئی آرڈر سامنے آ جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ عمران خان لاڈلا بچہ ہے. یہ لاڈلا بچہ ہے، اس لیے اس کی مرضی ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے. یہ لاڈلا بچہ ہے، اس کی مرضی ہے کہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرے. یہ لاڈلا بچہ ہے، اس لیے اس نے جاتے جاتے ایسی صورتحال پیدا کی کہ ملک معاشی دلدل میں دھنس جائے اور پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہا گیا. اور یہ لاڈلا بچہ ہے، اس لیے الیکشن میں ضمنی انتخابات میں اس کو جو جی میں آیا وہ بولتا رہا، لیکن اس کو کچھ نہیں کہا گیا. یہ لاڈلا بچہ ہے جو ہمارے اہم ملک کی سلامتی کے اداروں کو جانوروں سے تشبیہ دیتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس لاڈلے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اور کیونکہ یہ لاڈلا بچہ ہے، یہ لاڈلا بچہ ہے، اس لیے قومی سلامتی کے 2 اجلاس ہوئے اور دونوں اجلاسوں میں واضح موقف آ جانے کے باوجود بھی اس کو شٹ اپ کال نہیں دی گئی، کیونکہ یہ لاڈلا بچہ ہے. اور یہ لاڈلا بچہ ہے اس لیے اس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلا رکھا ہے، جس کے نتائج اس ملک کے غریب عوام کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑ رہے ہیں اور صورتحال انتہائی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ عمران 2011 میں لانچ کیا گیا، 2022 آ گیا ہے. آج بھی ریاستی اداروں میں موجود پروجیکٹ عمران کے سہولت کار آرام سے نہیں بیٹھے. مجھے بتائیے 2018 میں RTS بند کر کے نتائج دیے گئے، ووٹ کو چوری کیا گیا. جب ووٹ چوری کیا گیا، اس کے باوجود پنجاب میں ہماری اکثریت آ گئی. ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا
पंजाबियों के मैंडेट पे डाका डाला गया। हम चाहते तो लॉन्ग मार्च करते, धरने से इमरान को गिराते। हमने इंतखाबी नताइज को तस्लीम न किया, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए अपनी बात तो करते रहे, हमने रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। नाज़रीन, अगर इमरान खान को मुज़ाकरात की टेबल पर किसी भी तरीके से ले भी आया जाता है तो किन शराइत पे, किस तरह? क्योंकि इमरान खान खुद इस वक्त आर्टिकल 6 की जद में आ चुका है और उसका स्पीकर और उसका डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 6 की जद में आ चुके हैं और उस पर करप्शन के संगीन मामला साबित हो चुके हैं। और उसके अलावा तोशाखाना का केस के एक खुलम खुला और एक वाज़ेह केस है, और उनकी अहलिया यानी बुशरा बीबी का जो हीरों की अंगूठियों का जो केस है वो भी एक जाहिर केस है, और इसके अलावा फराह गोगी का जो करप्शन है वो भी जाहिर है, और उसके अलावा उस्मान बोजदार ने जो 11 अरब रुपए की खामोशी से करप्शन की वो भी सामने आ चुकी है। तो क्या इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट एक और एनआरओ देना चाहती है? अगर सबको एनआरओ ही देना है तो फिर इस मुल्क में जितने भी कवानीन हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी एहतसाब के इदारे हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए, ताकि कम से कम इस मुल्क पे अरबों रुपए का बोझ तो कम होगा। ये FIA किस काम के लिए हमारे, ये नेब हमारा क्या कर रहा है? नेब जैसा इदारा हम पे बोझ बना हुआ है। FIA हम पे एक, अगर उसकी जो है वो इस्लाह नहीं की जाती तो वो भी एक बोझ के मुतरादिफ है। क्या कमाल होता है कि जो हमारे मुल्क से अरबों रुपए बाहर जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है और FIA को पता नहीं चलता, तो ये ऐसे इदारे किस काम के हैं? जो इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो और इदारों को पता ही ना चले, तो फिर ऐसे इदारों को का क्या करना? तो फिर नाज़रीन, ऐसे इदारे बंद कर दिए जाएं जो इस मुल्क की मईशत पर बोझ हों। कम से कम यहाँ से जो इन पे जो पैसा खर्च होता था वो गरीब अवाम पे खर्च किया जाए और उनकी फलाह व बहबूद पे खर्च किया जाए, ताकि एक बेहतर और अच्छी फिजा कायम हो सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।